नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज आप सुनेंगे मालती जोशी द्वारा लिखित एक लघु कथा। शीर्षक है नए बंधन। अगर कहानी पसंद आती है तो आप उसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी नए बंधन। अस्पताल में हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। पत्र को तार समझकर तुरंत चले आओ, रमा। संतोष ने यह पत्र 25वीं बार पढ़ा। उसे जैसे विश्वास ही न हो रहा था कि रमा जीवित है और वह यह देखने के लिए ही लश्कर जा रहा था। करीब 1 महीने पहले भाई दूज के लिए रमा अपने भाई के पास गई हुई थी। उसके कुछ ही समय बाद उसने समाचार पत्रों में और रेडियो पर कुंवारी नदी में आए भीषण बाढ़ के समाचार सुने और पढ़े। घबरा कर उसने वहां कई पत्र और तार भेजे, पर कोई उत्तर नहीं आया। कुंवारी नदी के साथ लगे हुए रमा के मायके वाले गांव से आने वाले भीषण समाचारों ने उसे दहला कर रख दिया था। फिर 15 दिन बाद उसके साले साहब का खत आया। वे अपने ससुराल में कुशल से थे और आशा कर रहे थे कि रमा भी अपने ससुराल कुशल से पहुंच ही गई होगी, क्योंकि बाढ़ का पानी जब गांव में भरना शुरू हुआ उस समय रमा घर में नहीं थी। किसी के यहाँ गीत हो रहे थे। रमा उन्हीं के यहाँ गई हुई थी। रात के अंधेरे में गांव में पानी बह जाने से सभी अचानक बौखला से गए थे। जिसे जो सहारा मिला उसी को गनीमत समझकर उसने गांव से बाहर भागना शुरू किया। सामान, रुपया, पैसा कुछ भी लेने का किसी को होश नहीं था। हर कोई प्राण बचाने का ही उपाय सोच रहा था। उस भगदड़ में रमा को खोजा नहीं जा सका। फिर भी भाई 2-3 दिन तक मुरैना स्टेशन पर ही पड़े रहे। हर आने वाले से बहन के बारे में पूछते। उस विपदा अवस्था में ज्यादा दिन प्रतीक्षा करना भी कठिन था, इसलिए तीसरे-चौथे दिन वे भी अपने ससुराल पहुंच गए थे और उन्हें आशा थी कि रमा भी अपने घर में सकुशल पहुंच गई होगी। साले साहब का पत्र पढ़कर संतोष ने सिर पीट लिया। मन ही मन उन्हें 1000 गालियां देता हुआ वह रमा को खोजने निकल पड़ा। लश्कर से ही बाढ़ की भयंकर विभीषिका को सुनते सुनते वह सुन्न हो गया था। मुरैना उतरकर उसमें इतना साहस और हिम्मत न रही कि वह रमा की खोज करे। वह मन ही मन किसी विपरीत उत्तर के लिए तैयार नहीं था। बस से उतरकर गेलारस तक आया और सबलगढ़ को गेलारस से कुंवारी का विशाल पुल ढह गया था। बसें, गाड़ियां पुल तक आकर ही वापस लौट जाती थी। वो देर तक बैठा नदी का रौद्र रूप देखता रहा। सरकारी ऑफिसेस में जाकर उसने वहां का विवरण जानना चाहा। बाढ़ के कारण समूल बह जाने वाले गांव की सूची में रमा के मायके का गांव भी था। वो भारी मन से वापस लौट आया और सामान्य भाव से काम पर लग गया। उसने रमा के लापता होने की खबर किसी को नहीं दी। मित्र परिजनों की सहानुभूति को झेल सके ऐसी उसकी मानसिक स्थिति नहीं थी। शायद मन के किसी कोने में यह आशा जरूर थी कि रमा लौटेगी, जरूर अवश्य लौटेगी। और रमा के इस छोटे से पोस्टकार्ड ने उसकी आशा को विश्वास में बदल दिया। अपनी रमा को फिर से पाने के लिए, उसकी सांसों का मधुर स्पर्श अनुभव करने के लिए वह इतना व्याकुल हो उठा कि दक्षिण एक्सप्रेस जैसी फास्ट ट्रेन भी उसे धीमी लग रही थी। रात के 11 बजते बजते ट्रेन ग्वालियर पहुंची। उसने वही मुसाफिर खाने में एक बेंच पर अपने को डाल दिया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। नींद एक अरसे से उसका साथ छोड़ चुकी थी, पर पिछले दिनों नींद नहीं आती थी। उसका कारण कुछ और था। आज खुशी के मारे उसको नींद नहीं आ रही थी। पिछले पहर पता नहीं कब उसकी आंख लगी। सुबह उठा, दिन काफी निकल चुका था और बूंदाबांदी भी नहीं हो रही थी। वो तैयार होकर निकला तो 9 बजे का समय हो चला था। तांगे से उतरकर अस्पताल में दाखिल होते हुए उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रमा के कार्ड को वो आइडेंटिटी कार्ड की तरह थामे हुए था। बीसीओ प्रश्नों के उत्तर देने के बाद वह डॉक्टर तक पहुंच पाया। एक बार फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद उसे रमा से मिलने की अनुमति मिल गई। उस भव्य इमारत के कई कॉरिडोर पार करते हुए उसका मन एक अजीब कल्पना से भर उठा। यह कल्पना उसके लिए नई नहीं थी। शादी के बाद वाले दिनों में वह कई बार कल्पना खेल चुका है कि वह हॉस्पिटल के बरामदे में चहलकदमी कर रहा है। भीतर कहीं किसी कमरे में रमा असहाय यंत्रणा झेल रही है। तभी एक नर्स आकर कहती है, मिस्टर संतोष, मुबारक हो। पर दिन पर दिन और साल पर साल बीतते चले गए। उत्कंठा आशा में बदलती गई और आशा फिर निराशा में बदल गई। संतोष ने तो इसे
नियति का आदेश मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया था। पर रमा अपने से मजबूर थी और स्वाभाविक भी था। अड़ोसी पड़ोसी और नाते रिश्तेदारों के शंकालु स्वभाव और ताने उसी को झेलने पड़ते थे। फिर पहाड़ से दिन काटने पड़ते थे। कई बार उसने इच्छा व्यक्त की थी किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने की, पर अज्ञात संस्कार और कुलशील वाले किसी भी बच्चे को अपने सीने से लगा लेने के लिए संतोष का मन तैयार ही नहीं होता था। रमा बेचारी अचानक संतोष टकराते टकराते रुका। उसे याद ही न रहा, ध्यान ही न रहा कि सिस्टर चलते चलते अचानक रुक गई है। वो दबे पांव वार्ड में प्रविष्ट हुआ। बिस्तरों की कतारों को पार करते हुए वह रमा के बिस्तर तक पहुंचा। रमा शायद सो रही थी। उसका चेहरा इतना सफेद पड़ गया था कि संतोष का मन भर आया। सिस्टर ने चाहा कि रमा को जगा दे, पर संतोष ने इशारे से मना कर दिया और एक स्टूल खींचकर उस पर बैठ गया। स्टूल खसकाने की हल्की सी ध्वनि भी उस निश्शब्द वातावरण में गूंज उठी और रमा ने आंखें खोल दी। संतोष के चेहरे को देखकर रमा के विदीर्ण चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कब आए? रात को ही आ गया था ट्रेन से। अच्छा। फिर दोनों चुप हो गए। कहने को तो कितना कुछ था, पर इतने सारे लोगों के बीच में इतनी असंख्य आंखों को झेलते हुए क्या कहा जा सकता था। वह खींच उठा। कब छोड़ेंगे ये लोग तुम्हें? जब तुम ले जाओ। दरअसल उन्होंने तो छुट्टी दे ही दी है, पर मुझ में ही अकेले आने की हिम्मत ही नहीं थी। तो मुझे खबर क्यों नहीं दी? पता है ये इतने दिन मैंने कैसे बिताए हैं? और उन कातर दिनों की स्मृति करके ही संतोष की आवाज भर्रा गई। रमा कुछ नहीं बोली और चुपचाप चादर गले तक खींचकर लेटी रही। संतोष चुपचाप देखता रहा। एकाएक उसे लगा कि चादर के उस तरफ रमा के पास में रेशमी बालों का गुच्छा सा हिल रहा है। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है, शायद अभी कुछ देर पहले वो जिस कल्पना में डूब गया था उसका ही प्रतिरूप है। पर वह कल्पना नहीं थी। हिलता हुआ बालों का गुच्छा सचमुच एक गुड़िया का चेहरा था, जो आंखें मलते हुए उठ बैठी थी और तुतलाते हुए रमा से कुछ कह रही थी। रमा ने उठकर उसे पानी पिलाया और फिर थपकी देकर उसे सुलाने लगी। कौन है ये? संतोष ने पूछा। पता नहीं, गांव से भागते हुए इन लोगों का साथ हो गया था। माँ के गोद में 15 दिन का बच्चा था। संभलते संभलते भी दोनों ने रास्ते में ही जल समाधि ले ली। ये बच्ची तो मेरी ही गोद में थी। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। सुनो, रमा का कातर स्वर गूंजा। इसके लिए तो तुम मुझे मना नहीं करोगे ना? वो भगवान इसे खुद मेरी गोदी में डाल गए हैं। इस बेचारी को कहीं कोई नहीं है। हम लोग न ले गए तो वे लोग इसे अनाथाश्रम में दे देंगे। सिर पर घर्राते पंखे की हवा के बावजूद संतोष पसीने से भीग गया। ग्वालियर की भीषण गर्मी पड़ रही थी। संतोष उठ खड़ा हुआ, बोला, अच्छा मैं जरा डॉक्टर से मिल लूं, देखूं कब तक छुट्टी देते हैं। वार्ड के बाहर आकर उसने लंबी सांस ली। अंदर तो जैसे उसकी सांस घुट रही थी। डॉक्टर के पास ले जाते हुए सिस्टर ने उससे पूछा, फिर बच्चे के बारे में क्या सोचा आपने? संतोष ने उत्तर देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन फिर डॉक्टर ने जब वही प्रश्न दोहराया तो वो खींच उठा। You can't force me, डॉक्टर। Of course not, डॉक्टर ने शांति से कहा। आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को देखते हुए मैं सलाह भर दे सकती हूँ। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप मना ना करें। आपके मना करने के डर से ही आपकी पत्नी ने इतने दिनों से आपको हमें खबर न करने दी थी। वैसे भी यह एक पुण्यकारी कार्य होगा। आगे आपकी मर्जी। संतोष परेशान हो उठा। उसे लगा कि उसे किसी षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। उससे ज्यादा गुस्सा उसे रमा की याचना भरी आंखों पर आया, जिनका अनुरोध वो टाल नहीं सकता था। तीसरे दिन वे लोग भोपाल के लिए रवाना हुए। बच्ची भी उनके साथ थी। एक सिस्टर ने उसके बाल बड़े प्यारे तरीके से काट दिए थे और डॉक्टर उसके लिए बढ़िया सा फ्रॉक भी लेकर आई थी। अस्पताल छोड़ते हुए खिलौनों, टॉफियों और गुब्बारों के ढेर उनके साथ थे, जो बच्ची के हॉस्पिटल में पॉपुलर हो जाने का संकेत था। संतोष तटस्थ भाव से चलता जा रहा था। संतोष तटस्थ था, लेकिन रमा तो हर्ष और उल्लास में डूबी हुई अपनी बीमारी भी भूल गई थी। सारे रास्ते वह बच्चे के साथ खेलती खिलखिलाती रही। एक दो बार बच्चे के पापा को भी उसने निर्देश कर अपनी ओर मुखातिब करवाया, पर संतोष मुंह चढ़ाए खिड़की के बाहर ही देखता रहा। बच्ची को रमा पूनम कह के बुला रही थी, जो शायद बरसों से उसने अपने बच्चे के लिए सोच रखा था। आधी रात गए। जनता ट्रेन भोपाल स्टेशन पर पहुंची। घर पहुंचने पर देखा सारी कॉलोनी
नींद के आगोश में सोई पड़ी है। संतोष को यह एक तरह से अच्छा ही लगा। कम से कम सुबह तक अड़ोस पड़ोस के लोगों के प्रश्न भरी नजरों और सवालों से तो छुटकारा मिल गया था। सारे रास्ते वो एक शब्द भी नहीं बोला था। टैक्सी में चढ़ते उतरते समय रमा ने बच्ची को उसे थमाया था। तब उसके मौन का सहनशीलता का बांध टूटना ही चाहता था, पर वो रास्ते में तमाशा नहीं करना चाहता था। इसी से चुप रहा और घर पहुंचकर एक पुस्तक लेकर वह आराम कुर्सी में धंस गया। और दिनों जब रमा पीहर से लौटती थी, उस रात का स्वरूप कुछ और ही होता था। इस जैसी मनहूस रात वह नहीं होती थी और इसीलिए वह रमा को कोस रहा था। रमा ने बिस्तर झटके, चादरें बदली, फिर अपने वाले बिस्तर पर एक और उसने एक पुरानी साड़ी बिछाई और बच्ची को उस पर सुला दिया। वह सब कुछ इतने सहज भाव से कर रही थी जैसे वह इस सब को बरसों से करती आ रही हो। खुद सोने की तैयारी करते हुए रमा ने संतोष से पूछा, सोओगे नहीं? सो जाऊंगा जब नींद आएगी, उसने सख्ती से कहा। रमा चुप रहे। संतोष के मूड से उसे डर लगने लगा था। कहीं दूर घड़ी ने 4 बजाए और संतोष के लिए नाटक करना मुश्किल हो गया। उसका थका हारा शरीर जवाब दे रहा था। मजबूर होकर वह पलंग पर आकर लेट रहा। रमा बेखबर मजे में सो रही थी। इतने दिनों की शारीरिक और मानसिक थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। दोनों के बीच में वह बच्ची आराम से सो रही थी। रेशमी सुनहले बालों के गुच्छे उसके माथे पर लहरा रहे थे। पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होठ नींद में थोड़े विलग हो गए थे और उसमें से झांकते छोटे छोटे दांत बड़े ही प्यारे लग रहे थे। वह निर्निमेष उसको देखता ही रह गया। स्कूल जीवन में पढ़े हुए सूरदास के कई पद उसे अचानक ही याद आने लग गए। वातावरण में ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ चली थी। रमा की उड़ाई गई चादर गुड़ी मुड़ी होकर एक तरफ खिसक गई थी। संतोष ने हौले से चादर खींचकर बच्ची के नन्हे नन्हे हाथ पांव ठीक से हौले से ढांक दिए। बच्ची पहले तो कुनमुनाई, फिर उसके होठ रोश में पड़ गए। संतोष का मन कैसा तो हो आया। उसने धीरे धीरे बच्ची को थपकना शुरू किया। थोड़ी देर में बच्ची फिर सो गई, पर वह रेशमी स्पर्श संतोष को एक अजीब से स्पंदन से, मीठे से स्पंदन से भर गया। सुबह दूध वाले की आवाज पे रमा की आंख खुली। देखा बच्ची संतोष के बगल में आराम से सो रही है। उसके नन्हे नन्हे हाथों का घेरा संतोष के गले में है और संतोष के मजबूत हाथ उस बच्ची को घेरे हुए है। रमा दोनों को अपलक देखती रही, फिर धीरे से नीचे उतर आई। तो मित्रों, यह थी नए बंधन की शुरुआत। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। दिन शुभ हो। आपका 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 दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन 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 शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो।
तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, के साथ तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, विदा। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, विदा। आपका दिन शुभ हो। और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो,